गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हूं शाद अली। विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पेपर के दो भागों में एक भाग है सामान्य अध्ययन का, उसमें भी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिनके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस है उसमें भी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों के लिए है ये प्रैक्टिस सेट कंबाइंड। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं हमने विज्ञान के, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। संविधान के 14th किए हैं और करंट अफेयर्स हम कंप्लीट आपको करवा चुके हैं। इन वीडियोस पर आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, मतलब आपके लाइक्स ज़्यादा होने चाहिए। आइए शुरुआत करें। पहला सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में रक्त का संचरण यानी जो ब्लड है हमारे शरीर में उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, इसको बोलते हैं हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 में है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी किसकी? जो ह्यूमन बॉडी या अलग अलग मनुष्यों में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, इन्हीं में पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप्स यानी रक्त समूहों की खोज की गई थी। तो यहाँ पर वैज्ञानिक लिख दिया है, लिखा हुआ है पहले से ही, और यहाँ इनके खोज करता। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की गई। अगला ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। अगला ऑप्शन है एंटनी ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी लाल रक्त कणिकाओं की यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की। इसी को हम बोलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज कहाँ होते हैं? जो हमारा ब्लड होता है, जो आपको रेड कलर में दिखाई देता है बॉडी के, शरीर के बाहर आने के बाद में, इस ब्लड के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोजिशन जो होता है इसका, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इसका सॉलिड वाला पार्ट, एक होता है इसका लिक्विड वाला पार्ट, तरल भाग। तो तरल भाग को हम बोलते हैं इसमें प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का। और प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है हमारे ब्लड में। और दूसरा हिस्सा होता है इसका जो सॉलिड वाले की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें होते हैं कॉर्पसल्स आपकी या सेल्स। तो ये ठोस भाग होता है सेल वाला। इसमें क्या क्या होंगे आपके? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इन आरबीसी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अब आपसे पूछ सकता है कि आरबीसीज का जो नाम है वो क्या होता है साइंटिफिक? आरबीसीज को आप बोलते हैं इरीथ्रोसाइट्स। इरीथ्रोसाइट्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, विलियम हार्वे, इन्होंने खोज की थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा इसका। विलियम हार्वे के द्वारा खोज की गई थी किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की। अब बात करते हैं गैब्रियल एंड्रल जो थे, इन्होंने किसकी की थी? तो विलियम एडिशन और गैब्रियल एंड्रल, इन 2 लोगों ने मिलकर के जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनकी खोज की थी, डब्ल्यूबीसीज की, वाइट ब्लड सेल्स की। डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको भी आप जानते हैं, ये होते हैं ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होती हैं या विम्बाणु होती है उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, यानी ह्यूमन शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो ब्लड की रेंज है वो 5 से 6 लीटर के बीच में वेरी करती है। ठीक है, 5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक का ब्लड जो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होता है। तो एक 70 केजी के व्यक्ति के लिए इतना होगा। अगर आप देखोगे कि बॉडी वेट का, हमारे जो शरीर है, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत ब्लड होता है हमारे शरीर में, तो याद रखेंगे 7% ब्लड होता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। 7% ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर का जितना वजन है उसका 7% निकाल दीजिए, उतना ही ब्लड आपके शरीर में होता है। यहाँ पूछा गया है स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर का रक्त 5 से 6 लीटर के बीच होगा। नेक्स्ट वन, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? सवाल सुनने में थोड़े अजीब लगेंगे लेकिन इनको सिंपल करते चल रहे हैं हम साथ में ही। तो जो ह्यूमन ब्लड है, इसको बोलेंगे ह्यूमन ब्लड का जो कंपोजिशन है, इसको बोलते हैं मानव रक्त संगठन या रक्त के जो घटक होते हैं। ह्यूमन ब्लड में जो कंपोजिशन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है ह्यूमन ब्लड में? अभी पहले ही सवाल में हमने डिस्कस किया था, जो ह्यूमन ब्लड होता है, जो मानव शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, वो 2 हिस्से होते हैं उसके। एक तो होता है उसका सॉलिड, एक तो होता है उसका लिक्विड वाला हिस्सा। लिक्विड वाले हिस्से को ही हम बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होता है उसका ठोस वाला हिस्सा, सॉलिड पार्ट। ये होता है पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, लाइट येलो कलर का होता है, और ये होता है रेड कलर का। अब जो प्लाज्मा है, तो यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है?
जो मानव रक्त का संगठन है, यानी जो कंपोजिशन है ब्लड का, कंपोजिशन में क्या क्या है, प्लाज्मा है और क्या क्या है हमारे पास में, कणिकाएं कोशिकाएं। कणिकाएं कोशिकाओं में क्या क्या आते हैं आपके, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। 3 हिस्से होते हैं इसके, ठीक है। अब इन दोनों में पूछ रहा है, ये है इसका कंपोजिशन, संगठन है ये ब्लड का। तो इसमें अगर आप प्लाज्मा को देखोगे, जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, 55%। और ये तीनों होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये होते हैं 45%। अब आप आंसर कर सकते हो कौन ज़्यादा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, प्लाज्मा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि 55% में प्लाज्मा अकेला है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये मिला करके 45% कंपोजिशन होती है ब्लड की। सवाल अगला, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। अब यहाँ देखिए, इस सवाल में हमने एक चीज़ आपसे डिस्कस की, बस थोड़ी सी ही। ये ब्लड है, ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और कोशिका। इसका रंग होता है हल्का नीला, हल्का पीला, लाइट येलो कलर होता है प्लाज्मा का। और जो जो कणिकाएं कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये रेड कलर की होती है, ठीक है, इनका रेड कलर होता है। तो आरबीसी का पूछ रहा है यहाँ पर, आरबीसी का लाल रंग इसमें किसकी उपस्थिति की वजह से होता है। जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है एक प्रोटीन, इसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है, इसी के कारण होता है लाल रंग हमारे किसका, रक्त का। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं, आरबीसी जो बनी होती हैं, वो उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, आयरन से बना होता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, और आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किससे होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है आरबीसी का, और आरबीसी की वजह से ही पूरा ब्लड रेड आपको नजर आता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछता है आपसे। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, जो हमारा शरीर है, शरीर में जो रक्त है, इस रक्त में पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी इसी को बोलते हैं हम बीपी। बीपी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, या हिंदी में इसको बोलेंगे रक्त दाब। मापने की कौन सी डिवाइस है, इस डिवाइस को आप बखूबी जानते हैं। इसके साथ हम एक एडिशनल क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कि सिंपल है सवाल ये, ठीक है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने डिस्कस किया था पहले ही इसके प्रैक्टिस सेट में। जिसको बोलते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर। इस स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर यानी बीपी को मापा जाता है। एक ह्यूमन का, एक सामान्य व्यक्ति का यह सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका। एक सामान्य व्यक्ति का जो बीपी होता है वो 120/80 mmHg होता है। इसमें mm और hg का जो फुल फॉर्म होगा वो मिलीमीटर पारे को बोलते हैं, hg बोलते हैं मरकरी का जी सिंबल होता है, mm मिलीमीटर का, तो मिलीमीटर पारे से इसका मतलब होता है। तो ये एक सामान्य व्यक्ति का क्या होता है, बीपी होता है। इससे कम या ज़्यादा में बोलते हैं हाई बीपी या लो बीपी। नेक्स्ट वन देखेंगे, पोषण को हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशन। इसका मेन एम क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है न्यूट्रिशन का हमारे शरीर को। न्यूट्रिशन या पोषण ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करना होता है, क्योंकि इसी भोजन में उपस्थित होते हैं आपके पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी में शामिल होगा, इसी भोजन में शामिल होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, खनिज, विटामिन्स इस खाने में शामिल होते हैं। खाने का पाचन होने के बाद में, पाचन होने के बाद में हमारी छोटी आंत के द्वारा इस खाने से जो है न्यूट्रिएंट्स ये निकाल ली जाते हैं, पोषक तत्व, और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में भेज दिए जाते हैं, जिससे जो हमारे शरीर के पार्ट्स या हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका उद्देश्य ये ठीक है। शारीरिक क्रिया, जितनी भी शारीरिक क्रिया, अगर आप डेली भोजन नहीं खाते हो, किसी दिन आप भोजन ना खा के देखना, आप बहुत ज़्यादा जो है वीक और डल फील करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, यानी आपका शरीर जो है क्रियाओं में पार्टिसिपेट कम ही करेगा, थकान आपको महसूस होगी। तो शारीरिक क्रियाओं हुई तो जो ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो भी पोषण के थ्रू होती है। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। जो रोगों से सुरक्षा है वो भी पोषण के, न्यूट्रिएंट्स से ही होती है। जैसे विटामिन की कमी से हमारे शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं, है ना, ये है। तो रोगों से भी सुरक्षा होती है। तो इसमें से तीनों को आप सेलेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी इसके आंसर हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं अपने इस भोजन में, सवाल पूछ रहा है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा पोषक तत्व है, इसमें से कौन सा पोषक तत्व है, हमारे भोजन में कौन सा न्यूट्रिएंट है
जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमेशा याद रखेंगे आप। हमारे भोजन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है शामिल, विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है और खनिज भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो हमारे शरीर के कार्य फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें अगर हम क्वेश्चन कर रहा है आपसे तो पूछ रहा है कि ऊर्जा, वो जो एनर्जी गिविंग कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट भी होती है और वसा भी होती है। याद रखिएगा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर अवेलेबल है आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे आप। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। साथ में ऑप्शन में अगर वसा भी हो और पूछे कि दोनों, तो आप वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपसे पूछेगा कि जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में? जो उपापचयी क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, उनको कंट्रोल करते हैं विटामिन्स। और प्रोटीन का क्या कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर? जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में, जो शरीर होती है हमारी बॉडी, जो मसल्स है, मसल्स की ग्रोथ करते हैं, ये मांसपेशियों को डेवलप करते हैं। कौन? प्रोटीन। खनिज जो होते हैं, मिनरल्स, जो हमारा एक तरीके से बॉडी की जो रोगों से रेजिस्ट करने की पावर होती है उसको मजबूत करते हैं। तो विटामिन भी हालांकि ये काम करते हैं दोनों। लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लीजिए। अगर आपसे पूछे कि एक दिन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा हमें भोजन में लेनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट पर डे अगर आप देखोगे तो इतना आपके शरीर को 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कार्ब्स की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी देता है और फैट भी एनर्जी ही देता है। तो फैट आपको डेली कितने ग्राम लेना ज़रूरी है एनर्जी के लिए? 80 ग्राम फैट आप ले सकते हैं डेली। इतनी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होती है। तो इसको अगर आप देखो, कार्बोहाइड्रेट को, इसको एनर्जी फ्यूल भी बोला जाता है, ऊर्जा का ईंधन। किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। ये होता है एनर्जी फ्यूल। इसका आंसर कर पाएंगे ऑप्शन बी। सवाल अगला देखेंगे। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड किस पोषण पदार्थ के प्रकार होते हैं? ये मोनोसैकेराइड हो, चाहे डाइसैकेराइड हो, चाहे पॉलीसैकेराइड, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जैसे मोनोसैकेराइड में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती हैं? ये होती हैं आपकी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड होता है। फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड ही होता है। यानी आप समझ रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हुए? ये कार्बोहाइड्रेट है। ये किस तरह के कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होते हैं ये। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ये होता है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो घरेलू चीनी होती है आपकी, जो घर में चीनी होती है, जिसको आप टेबल शुगर बोलते हैं या हाउस होल्ड शुगर बोलते हैं या केन शुगर बोलते हैं, यानी गन्ने से बनी हुई, इसको हम सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। साथ में लैक्टोज और माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कौन से? डाइसैकेराइड वाले। और जो पॉलीसैकेराइड है, इसका एग्जाम्पल होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअली। आप आंसर कर सकते हैं सिंपल, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पोषक पदार्थ है जो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? जी, कोशिकाओं को बोलते हैं सेल, यानी सेल के डेवलपमेंट और इनके रिपेयर के लिए, यानी हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, सेल की जो डेवलपमेंट है वो हमारी कोशिकाएं बढ़ेंगी, मांसपेशियां बढ़ेंगी, और मरम्मत जो है उनका कौन सा पदार्थ करता है? अभी डिस्कस किया था, प्रोटीन होता है ये, प्रोटीन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में उपापचयी प्रक्रम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती हैं उसमें डाइजेशन जो होता है, पाचन और जो एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, उसी को उपापचयी प्रक्रम हम बोलते हैं। तो इसमें पाचन के बाद में सबसे अधिक ऊर्जा इनमें किससे मिलती है? तो अभी हमने बताया था ऊर्जा गिविंग सब्सटेंस या ऊर्जा गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा, दोनों होते हैं। लेकिन अब पूछ रहा है अधिकतम, इन दोनों में भी कंपैरिजन हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम कौन देता है इन दोनों में से? यहाँ देखिए, जो हमारा खाना होता है, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो आपको 4 किलो एनर्जी मिलती है इससे, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट अगर आप लेते हैं भोजन में, तो उससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कौन ज़्यादा है, तो फैट यहाँ पर ज़्यादा है, फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। आंसर इसका वसा रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उपापचयी प्रक्रम को। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अल्फा केराटिन नामक जो प्रोटीन होता है, अल्फा केराटिन नामक जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होता है? अल्फा केराटिन जो होता है एक तरीके का ये प्रोटीन होता है, और जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें आप देखेंगे जो त्वचा होती है, स्किन,
स्किन में आपके नाखून धसे होते हैं, त्वचा में आपके नाखून अंदर तक होते हैं, बाल होते हैं। तो नाखून और बालों का जो निर्माण होता है वो केराटिन नाम की प्रोटीन से ही होता है। तो जैसे पक्षी होंगे, पक्षियों में उनके जो विंग्स हैं, उनके फेदर्स जो होंगे, उनके नाखून, उनकी चोंच, ये सब किसके बने होंगे? ये केराटिन के बने होते हैं। तो यहाँ रक्त में नहीं है, तो अगर इसमें ऑप्शंस में दे सकता है आपको हेयर्स, हेयर्स भी दे सकता है आपको, बाल और नाखून भी दे सकता है, वो भी आंसर सही होता है, वैसे भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ जो हमारी त्वचा के ही हिस्से होते हैं, नाखून भी और क्या, नाखून भी और बाल भी हमारे त्वचा का ही पार्ट होते हैं, तो इसमें इसका आंसर त्वचा करेंगे। और ये जो होती हैं एक्चुअली डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं क्या, जो आपके बाल होते हैं और बालों के साथ साथ जो आपके नाखून हैं, ये डेड सेल्स की बनी होती हैं। जब भी आप देखेंगे नाखून पर, आप दबा करके देखना, कुछ फील नहीं होगा ना, आपको दर्द महसूस होगा, पेन। ऐसे ही आप बाल को पकड़ करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे नहीं, बाल को दोनों हाथ से पकड़िए, तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा, लेकिन उसकी जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे तब फील होगा आपकी त्वचा पर। बाल में कुछ नहीं होगा। जैसे आप बाल काटते हैं तो कुछ फील नहीं होता है कि बाल कटा है कि नहीं, लेकिन हाँ खींचेगा वो अगर सर से तो जब महसूस होगा। अगला देखेंगे, मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस पदार्थ की कमी के कारण होती है? ये सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको रिवर्स करके पूछा हुआ है। हमारे शरीर में जो शरीर को बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है, किसकी? शरीर की वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारी क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे तो हमारे शरीर की जो वृद्धि है और जो विकास है वो क्या करती हैं? प्रोटीन करती हैं, प्रोटीन करती हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, प्रोटीन ना मिले प्रॉपर हमें डाइट में, तो शरीर का विकास वृद्धि रुक जाएगी, नहीं शरीर बढ़ना बंद कर देगा। अगला देखेंगे, गाय के दूध का जो पीला सफ़ेद रंग है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर पीला रंग भी बताना किसकी वजह से होता है और सफ़ेद रंग भी बताना है किसकी वजह से होता है। जो दूध का रंग होता है सफ़ेद, सफ़ेद रंग जो दूध का होता है वो केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। और जबकि जो कैरोटीन है, कैरोटीन नाम का जो प्रोटीन है उसकी वजह से हल्का सा पीलापन आता है गाय के दूध में। तो केसीन के साथ कैरोटीन, ये दोनों ही सही रहेगा। तो ये आप याद रखेंगे, जो सफ़ेद है, जो वाइट है, सफ़ेद रंग है वो केसीन की वजह से होता है, और कैरोटीन जो होता है वो लाइट येलो कलर होता है गाय के दूध का। अब एक आपसे क्वेश्चन करें कि गाय के दूध में और भैंस के दूध में अगर आप कंपैरिजन करने लगो तो इन दोनों में, आप जानते हैं दूध में क्या होता है? फैट होता है। तो इन दोनों दूध में फैट की मात्रा किस में ज़्यादा होगी, गाय के दूध में या भैंस के दूध में? तो भैंस के दूध में जो गाय के दूध से वसा, जो फैट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये लगभग 7% होती है इसमें, और इसमें होती है कितनी? इसमें होती है 3.5 से 4%। सवाल नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको। इसमें लैक्टोज दिया है, लैक्टोबैसिलस दिया है, रेनिन दिया है, किसिन दिया है। इनके फंक्शन सामने दिए हैं, मैच करना है। जो दूध होता है, आपने देखा होगा दूध को जब पीते कच्चा ही या पियेंगे तो उसमें हल्का सा मीठापन होगा। तो दूध में जो हल्का मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है, इससे मैच कर देंगे इसको। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? जो हमारा दूध होता है, आपने देखा दूध से दही का बनना, उसमें एक बैक्टीरिया काम करता है, ये होता है लैक्टोबैसिलस। तो दूध का दही में परिवर्तन कौन करता है? लैक्टोबैसिलस करता है। अगला देखिए, रैनिन क्या करता है? रैनिन जो है, दूध एक तरीके से जो प्रोटीन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला, ये क्या है? एक एंजाइम है। और केसीन क्या होता है? केसीन अभी अभी देखा है हमने, केसीन जो है दूध के सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक, ऊतक को बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यूज़, टिश्यूज़ की डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोषक तत्व है? यहाँ पर आपको विटामिन्स के नाम नहीं दिए, लेकिन उन विटामिन्स के जो सोर्स क्या हैं, सॉरी विटामिन्स नहीं, न्यूट्रिएंट्स, आपको जो है यहाँ पर क्या नहीं दिए हैं? न्यूट्रिएंट्स के नाम नहीं दिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, इनके नाम इस बार ऑप्शन में नहीं दिए, अब उनके सोर्स दे दिए। फल, सब्जियां, मिठाई, पनीर। पनीर देखो, जो हमारे शरीर में नई टिश्यूज़, देखो टिश्यूज़ क्या होते हैं? हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती हैं बहुत सारे टिश्यूज़ का, यानी ऊतक का, और ऊतक निर्माण करते हैं हमारे शरीर के अंग का। ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होता है प्रोटीन। सेल्स डेवलप होगी तो टिश्यू डेवलप होगा, टिश्यू डेवलप होता ऑर्गन डेवलप होगा, यानी मसल्स एक तरीके से एक्सपैंड करेगी, उसका प्रचार होगा। तो ये क्या है? प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा जो है प्रोटीन का सोर्स है। पनीर जो है, पनीर जो खाया जाता है वो प्रोटीन के सोर्स के रूप में खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन।
क्योंकि पनीर में जो प्रोटीन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला देखिए विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? तो ये जटिल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स की खोज की गई थी कैशिमीर फंक के द्वारा। फंक ने इसकी खोज की थी, ये भी पूछा हुआ है, सी फंक या कैशिमीर फंक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए खट्टे जो फल होंगे आपके, जिसमें खट्टापन होगा फलों में, उनमें कौन से विटामिन की उपस्थिति होती है? जैसे खट्टे फल हैं आपका, क्या नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे आंवला है, जो खट्टापन जो भी लगेगा आपको वो विटामिन सी प्रेजेंस होगा इसमें। खट्टे फलों को आप बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, जैसे नींबू, संतरा, है ना, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का नाम पूछता है आपसे, रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन स्टोर नहीं हो पाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट छिपा है एक, ठीक है। कैसे? विटामिन, सारे विटामिन के नाम यहाँ दे दिए हैं। विटामिन्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो विटामिन होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं। तो विटामिन्स दो टाइप के होंगे, एक तो होगा जल घुलनशील विटामिन, दूसरे होते हैं वसा घुलनशील, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन कौन से? ख्याल रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। और फैट सोल्यूबल क्या होते हैं? ये होते हैं वसा में घुलने वाले, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों विटामिन वसा में, फैट में सोल्यूबल होते हैं, फैट में घुल जाते हैं, और ये जल में घुल जाते हैं। इस क्वेश्चन से क्या ताल्लुक रहा इसका? विटामिन सी और विटामिन बी जब हम अपने भोजन में लेते हैं, जिस भोजन का ये सोर्स, मान लीजिए इन विटामिन के जो भी भोजन सोर्स होंगे और हमने खाने में उसको खा लिया, तो हमारी बॉडी में क्या मिला? हमें विटामिन बी और विटामिन सी मिल गया। सपोज करिए ये विटामिन बी और विटामिन सी क्या करेगा, ये हमारे शरीर में जल के साथ में क्या हो जाएगा? ये जल के साथ में घुल जाएगा। और आप जानते हैं जो हमारा शरीर में जल होता है वो किसके थ्रू बाहर आ जाता है? यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं विटामिन बी और सी। तो मतलब यूरिन के थ्रू बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भंडारित नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर भंडारित का मतलब होता है स्टोर, ठीक है। ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाते। तो विटामिन सी ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर। ये वाले आपके शरीर में ही मौजूद रहते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर आप सब जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो विटामिन के जो होता है, विटामिन के क्या करता है? जब आपकी बॉडी से खून बाहर आता है, ब्लड, विटामिन के क्या करता है? उसको जमाने में, यानी रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको पूछता है कि विटामिन के का आप जो नाम होता है, रासायनिक नाम, वो क्या होता है? ये नैफ्था क्यूनोन इसको बोलते हैं। नैफ्था क्यूनोन या फिर फाइलोक्यूनोन इसको बोला जाता है। जैसे हमारा शरीर जब हमारा ब्लड जो होता है शरीर के बाहर आता है तो उसका थक्का जम जाता है, वो जमने लगता है विटामिन के की वजह से। लेकिन ये हमारी नसों में जब बहता है, वेंस में जब बहता है ये ब्लड, वहाँ क्यों नहीं जमता? वहाँ इसलिए नहीं जमता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हिपेरीन नाम का एक याद रखेंगे, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट मौजूद होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड हमारी नसों में नहीं जमता है। तो ये क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? विटामिन डी की खोज की गई थी एडवर्ड मिलनबाई के द्वारा। और ये क्वेश्चन आता है कि ये सूर्य से मिलता है हमें या शरीर में हमारे बनता है ये? तो देखो, इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन जो सूर्य से किरणें मिलती हैं, जो सनलाइट मिलती है, वो इसको बनाने में हेल्प करती है, एक्टिवेट करती है इसको। तो इसका नाम होता है, विटामिन डी का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और इससे पहले इसका नाम होता है कोल कैल्सीफेरोल, ठीक है। दोनों नाम किसके होते हैं? विटामिन डी के ही होते हैं। अब यहाँ पूछा गया विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो हमारे शरीर में कौन से रोग हो सकते हैं? आंसर होगा रिकेट्स। ऑप्शन ए, रिकेट्स नाम की बीमारी इससे हो जाती है। तो बच्चों में जो सूखा रोग इसको बोलते हैं, बच्चों में हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं तो ये रिकेट्स कहलाता है, ठीक है। और इसको जो है बच्चों में ये बीमारी कहलाती है रिकेट्स, और बड़ों में अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं ओस्टीमेलेशिया, ठीक है। ओस्टीमेलेशिया इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे अलसी यानी फ्लैक्स सीड जो होता है, ये इस किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत माना जाता है? अलसी को। जो फैट होती है, ठीक है, ओमेगा 3 का सोर्स मानी जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स होती है अलसी। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? जो आपका फ़िश ऑयल होता है वो भी, फ़िश ऑयल भी क्या होता है? किसका एग्जाम्पल है ये भी?
ये भी ओमेगा 3 का ही सोर्स होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। नेक्स्ट देखेंगे हमारी शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। आप देखते हैं जो स्किन है, आपकी त्वचा जो आपको नज़र आती है, और जो फैट होती है हमारे शरीर की, जो वसा होती है, फैट आपको जो होता है बॉडी में हमारे, तो इस त्वचा के नीचे जमा होता है फैट जो होता है, ठीक है, वो एडिपोज टिश्यूज़ में जो है त्वचा के नीचे शामिल रहता है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है हमारी शरीर में त्वचा तल यानी स्किन के नीचे जो है विद्यमान जो फैट होती है, प्रेजेंट फैट होती है, कार्य क्या होता है हमारे शरीर में इसका। एक हमने पढ़ा था कि जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, फैट, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा ही करती है हमारे शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित करती है, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती है। बॉडी टेम्परेचर को एक तरीके से अगर हीट को बाहर नहीं जाने दे रही है तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ऑप्शन ए। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की जो उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये होता है 45 ग्राम। 45 ग्राम। लंबे समय तक जो लोग उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा असर उनके किस ऑर्गन पे पड़ता है। ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं आपके परीक्षाओं में। तो लंबे समय तक जो उपवास रखते हैं सबसे ज़्यादा उनकी किडनी इफेक्ट होती है, गुर्दे, किडनी को बोलते हैं गुर्दे। अगला देखेंगे वो धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है। विटामिन B12 का नाम पूछता है आपसे, रासायनिक नाम होता है इसका साइक्लोकोबालमीन। कोबाल से ही पता लग जाएगा, साइक्लोकोबालमीन मतलब इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी। इसको याद रखिए, विटामिन B12 जो है केवल ये जो है जंतु उत्पाद में पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है, जैसे मीट है, एग है, मिल्क प्रोडक्ट, इनमें पाया जाता है क्या, विटामिन B12। ये पौधों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन, विटामिन B2 का नाम आपको बताना है, इनमें से क्या होगा। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट देखेंगे कैल्सीफेरोल। कोल कैल्सीफेरोल किस रासायनिक यौगिक का नाम होता है। कोल कैल्सीफेरोल जो है किसका नाम होता है, तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल, और इसी के दो यौगिक होते हैं उसमें शामिल होता है कोल कैल्सीफेरोल। इसको कर लेंगे आप ऑप्शन विटामिन डी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सवाल नंबर अगला देखेंगे, पाचन और पाचन तंत्र जो डाइजेशन है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, स्टेटमेंट आपको बताना है। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं यानी इनटेक ग्रहण किया हुआ भोजन, उसमें ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो एसिड के जटिल मिश्रण, ये जो है सब एक जटिल मिश्रण रूप में होता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आंसर करने में आप फंस सकते हैं, गलत आंसर भी कर सकते हैं इसका। तो जो खाना हम खाते हैं उस भोजन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। यहाँ क्या दिया है, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल। एक्चुअली ये सब तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके हमारे जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद शरीर उस पर क्रिया करता है, उसको पचाने के बाद में ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्म होती है, जटिल फॉर्म नहीं होती है ये वाली, ठीक है। जटिल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में। तो पहला स्टेटमेंट असत्य है, ये आंसर सही हो जाएगा। पाचन ग्रहण किए हुए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। तो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है की डेफिनेशन यही होती है, जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसमें हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये सब होता है। इनको खाने पचाने के बाद एक सरल और घुलनशील अणुओं में, वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो एसिड, इनमें तोड़ करके ये हमारे शरीर को ब्लड के थ्रू पहुंचा दिए जाते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और यानी एलिमेंट्री कैनाल है, ये पाचन ग्रंथि है यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये भी शामिल होती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और भोजन का अधिकांश पाचन और पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी छोटी आंत में, 85% डाइजेशन हमारे खाने का होता है। नेक्स्ट, पाचक एंजाइम्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अंगों का आपको बताना है किसके साथ गलत मैच है। वो जो टाइलिन होता है ये कहाँ से निकलता है, ठीक है। जो टाइलिन होता है, पहला देखिए, जो टाइलिन है, टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे मुंह में लार होती है ना, लार को आप कहीं राल बोलते हैं, कहीं लार बोलते हैं, या इसी हमारे जो थूक होता है उसी में शामिल होता है टाइलिन नाम का एंजाइम।
लार मतलब सलाइवा हमारी, ठीक है। तो ये सलाइवा जो निकलती है सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, ठीक है। और उस सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलती है, लार निकलती है, उस लार में ही मौजूद होता है टाइलिन नाम का एंजाइम। पहला तो ठीक है। सेकंड वन देखिए पेप्सिन। नेक्स्ट देखिए पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पर होता है? हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है, जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला ऊपर का भाग होता है उसका कार्डिया, बीच का मिडिल पार्ट होता है उसका फंडस, और सबसे निचला पार्ट होता है उसका पाइलोरिक। इसी पाइलोरिक में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनको बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है जाइमोगिन, ऑक्जेंटिक और म्यूकस, ये 3 तरह के सेल होते हैं, ठीक है। और इसी में जो म्यूकस सेल होता है, म्यूकस सेल जो है, इसमें होता है गैस्ट्रिक जूस। एक तरीके से गैस्ट्रिक जूस जो होता है, मतलब जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। उसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, रेनिन, पेप्सिन और म्यूसिन। तो जो पेप्सिन है वो हमारे अमाशय में ही होता है, ये भी मैच्ड है। अगला है माल्टोज। माल्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है? जो बड़ी आंत होती है उसमें प्रेजेंट होता है। और जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये अगर आप इसको देखो, इसमें यहाँ पित्ताशय बताया हुआ है, ये पित्ताशय में नहीं होता है एक्चुअली। ये एंजाइम होता है पैनक्रियाज में, अग्नाशय में होता है। तो इस गलत वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ देता है? तो ये जाइमेज होता है। जाइमेज नाम का जो एंजाइम है ये क्या है? इथेनॉल में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को। यानी ऐसे भी कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल कौन सा एंजाइम करता है? जाइमेज करता है। अगला देखेंगे जो पित्त रस होता है, इसका संचय, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? देखिए जो पित्त रस होता है, पित्त रस को इंग्लिश में बोला जाता है बाइल जूस, मेंशन कर देते हैं। पित्त रस को हम बोलते हैं बाइल जूस। ये बुझा संचय कहाँ पर स्टोर होता है? कहीं पर बनता होगा और कहीं पर स्टोर, ऐसी 2 जगह होती है इसमें। तो इसमें जहाँ ये बनता है वो लीवर में बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो होता है लीवर में होता है, इसको याद रखिएगा। लीवर में यानी यकृत में इसका निर्माण होता है। और इसका जो स्टोरेज है, जो इसका संचय होता है, वो पित्ताशय में होता है, यानी गॉल ब्लैडर में होता है। जो कि किसके थ्रू आता है? ये लीवर से कनेक्ट होती है एक हेपेटिक डक्ट होती है, लीवर से निकलती है, जिसके थ्रू ये आता है सिस्टोलिक डक्ट में। सिस्टोलिक डक्ट कनेक्ट होती है हमारी पित्ताशय से गॉल ब्लैडर से। आंसर होगा पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? जो हमारे शरीर में अग्नाशय होता है, जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की खोज की गई थी किसके द्वारा? लैंगरहैंस के द्वारा, ठीक है। और लैंगरहैंस ने कहा था जो उसकी सेल्स, जो पैनक्रियाज की सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये किसका हिस्सा हुआ? ये अग्नाशय का हुआ, यानी पैनक्रियाज का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं, यानी टेस्ट बड जो आपकी ज़बान पर, आपकी टंग पर होती हैं, वो मनुष्य की जीभ के कहाँ पर उपस्थित होती हैं? जो आपकी ज़बान है कुछ इस तरह से होगी, पूरी में टेस्ट बड होते हैं, आपको देखेंगे नुकीले से हल्के हल्के से दाने बने होते हैं, यही होती हैं स्वाद कलिकाएं, या ये होती हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो इसका हिस्सा एक ये होता है, एक ये होता है, एक फ्रंट में होता है और एक बैक में होता है इस आपकी टंग का। सबसे आगे वाला हिस्सा बताता है स्वीट, जो मीठापन होता है, ठीक है। जो साइड में होते हैं ये होते हैं सोर टेस्ट, ये होते हैं खट्टे स्वाद को बताते हैं, ये मीठे स्वाद को बताते हैं, ये भी खट्टा होगा। और पीछे बिटर होगा, यानी कड़वा होगा। पूछा है यहाँ पर मीठे स्वाद का जो अनुभव है वो सामने वाले को, इसको क्या बोलेंगे? अग्रभाग है इसके, ठीक है, फ्रंट वाले हिस्से में। जो किडनी में आपने देखा स्टोन की बीमारी अब आम हो गई है। तो जो पथरी है इसका नाम क्या होता है? ठीक है, रासायनिक किस पदार्थ से निर्मित होती है ये? कैल्शियम ऑक्सलेट से ये होती है निर्मित, कैल्शियम ऑक्सलेट। कई बार पूछा हुआ है प्रश्न। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? ग्रंथि। तो ये ग्रंथि है यकृत, लीवर। किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं? जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? यानी किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का जो ब्लड ले सकता है, ये होता है ए बी। नेक्स्ट, रेसिपिएंट बोला है प्राप्तकर्ता, ठीक है। और दानकर्ता कौन है? ओ। जो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? WBCs को आप बोलते हैं ल्यूकोसाइट, शरीर में जो है इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो शरीर की प्रतिरक्षा बोलते हैं इम्यून सिस्टम को हिंदी में। ऑप्शन बी।
जो हमारा हृदय होता है हार्ट, इससे शरीर के अन्य अंगों तक जो प्योर ब्लड है उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? ये करती हैं हमारी धमनियाँ, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। ये होती हैं हमारी आर्टरीज, आर्टरीज कार्य करती हैं। एक ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें उपस्थित प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कौन सा होता है? ए बी में कोई भी एंटीबॉडी शामिल नहीं होते हैं, ऑप्शन डी। तो ये हुआ हमारे 40 क्वेश्चंस का विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको और शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिए वरना तो ये पहले से ही स्पीड धीमी हो जाएगी इनकी, आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते वीडियोस पे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक